Assalamualaikum. Today we will discuss lecture number 6 process of photosynthesis. मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो कितने दो स्टेप पे डिपेंड करता है। एक है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन जो है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होगा, क्योंकि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन किसका, क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। और जो डार्क रिएक्शन है वो स्टोमा के अंदर होगा। लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में इसलिए होता है कि वहाँ थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में एटीपी और एनएडीपी की फॉर्मेशन होती है, और फिर स्टोमा में इन दो एनर्जीज़ को और स्टोमा के एंजाइम्स को यूटिलाइज करके सिंपल कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज की फॉर्मेशन की जाती है। तो जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसको अगर हम देखें तो यहाँ इस इक्वेशन की सूरत के अंदर देखें। इक्वेशन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लाइट, क्लोरोफिल, सिंपल कार्बोहाइड्रेट एज अ प्रोडक्ट में बनेगा, वाटर और ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होगी। तो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट। इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं और आपको भी इस यानी कि इक्वेशन का अंदाज़ा बखूबी हो चुका होगा। तो देखें यहाँ पर एक्चुअली प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज़ नॉट सिंपल लाइक दिस इक्वेशन। जैसे कि आप इस इक्वेशन को देख रहे हैं, इस इक्वेशन की तरह कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है। इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें कई स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और डिफरेंट एंजाइम्स जो हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो अब इस प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ लाइट रिएक्शन, जिसको हम नाम देते हैं किसका, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा है डार्क रिएक्शन। लाइट और डार्क रिएक्शन दोनों से मुराद ये हरगिज़ नहीं है कि आप अपने माइंड में समझें कि जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट में होता है और डार्क रिएक्शन वो नाइट टाइम में होता है। नथिंग, ऐसा नहीं है। बल्कि होता क्या है कि लाइट रिएक्शन में प्लांट लाइट को लेकर के एटीपी और एनएडीपी बनाता है, और फिर इन दोनों एनर्जीज़ को डार्क रिएक्शन भी लाइट में होगा, लेकिन वहाँ प्लांट लाइट को नहीं यूटिलाइज कर रहा होता है, बल्कि लाइट को यूटिलाइज करके जो एनर्जीज़ लाइट रिएक्शन में बनाई होती हैं एटीपी और एनएडीपी, इन दोनों को यूटिलाइज करके वो किसकी फॉर्मेशन करता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करता है। तो ये अपने माइंड में रखिएगा कि डार्क रिएक्शन से मुराद हरगिज़ ये नहीं होता कि ये अंधेरे के अंदर हो, ठीक है। इसके बाद देखें, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि आपके पास यानी कि यूँ कह लें कि लाइट रिएक्शन या फिर लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बेसिकली है क्या। देखिए, दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। कि रिएक्शन कब होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। तो इसीलिए इस प्रोसेस को अगर आप चाहें तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का नाम भी दे सकते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शन क्यों कहते हैं? फोटो का मतलब लाइट है और केमिकल रिएक्शन से मुराद क्या है, यहाँ पे कुछ केमिकल एनर्जीज बनती हैं इस रिएक्शन के अंदर, और केमिकल एनर्जीज से मुराद क्या, एटीपी और एनएडीपी बनती है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी रिच कंपाउंड एटीपी एंड NADPH2 इन दोनों की फॉर्मेशन होगी। तो इसलिए इसको आप चाहें तो फोटोकेमिकल रिएक्शन का नाम भी दे सकते हैं। दिस रिएक्शन यानी कि एब्जॉर्ब लाइट के इस रिएक्शन में क्लोरोफिल A और B दोनों किसको एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद होता क्या है, यहाँ पे रिच एनर्जी कंपाउंड एटीपी की फॉर्मेशन होगी। इट इज़ अ एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि क्लोरोफिल A और B, ठीक है ना, ये दोनों ही क्या हैं, एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं। क्लोरोफिल A और B दोनों मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर आपको याद हो, PS1 के बारे में और PS2 के बारे में। PS1 जो है क्लोरोफिल A पे कंसिस्ट करता था और PS2 जो है वो क्लोरोफिल B पे कंसिस्ट करता था। ये इन दोनों के प्रिंसिपल यानी कि पिगमेंट्स हैं और इनके एसेसरी पिगमेंट्स, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फैलियोफाइटिन, एक्जेंथोफिल, कैरोटीन, पाइकोइराथिन, फाइकोकेनेन, प्लास्टोक्योनेन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B559, ठीक है। ये सारे इनके एसेसरी पिगमेंट्स थे।
तो देखिए क्लोरोप्लास्ट के अंदर लाइट एब्जॉर्बिंग कौन कौन होगा, लाइट को जो एब्जॉर्व करता है क्लोरोफिल एब्जॉर्व करेगा। मेम्ब्रेन, कौन सी मेम्ब्रेन, यहाँ पे बात हो रही है मेम्ब्रेन बाउंडेड प्रोटीन। आपको याद हो मैंने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बताया था और उसमें मैंने कहा था कि जो थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन है उस थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर पिगमेंट्स मौजूद हैं और क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोफिल ए एंड बी ये मौजूद है। तो इसलिए देखिए लाइट को एब्जॉर्व करने वाला कौन है, बेसिकली क्लोरोफिल और मेम्ब्रेन। किस मेम्ब्रेन की बात हो रही है, थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन की, क्योंकि यहीं पर पिगमेंट्स मौजूद हैं। ये पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्व करते हैं और एनर्जी रिच कंपाउंड बनाते हैं। अच्छा, लाइट को बेसिकली अक्सर लोग कहते हैं कि लाइट को लेते हैं, लाइट नहीं ली जाती। असल में होता क्या है, देखें कि लाइट पड़ती है ना, तो यहाँ थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन यानी क्लोरोफिल ए और बी के पास, चले क्लोरोफिल बी के पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लाइट पड़ने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। उन्होंने लाइट से एनर्जी ली और एक्टिवेट हो गए। फिर एक्टिवेट होने के बाद वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपनी ट्रांसपोर्ट करते हैं एक पिगमेंट से दूसरे की तरफ, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे की तरफ। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था ये एंटीना कॉम्प्लेक्स का पार्ट है और फिर रिएक्शन सेंटर पे पहुंचती है और रिएक्शन सेंटर पे जाने के बाद ये वो पॉइंट होता है रिएक्शन सेंटर जहाँ लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बहरहाल लाइट रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट होगी और इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट की मदद से एटीपी और NADPH2 की फॉर्मेशन होगी। उसके बाद देखें नेक्स्ट अगर आप देखें मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट के, जो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन थी वहाँ पे 4 मेजर यानी कि ग्रुप पाए जाते हैं। नंबर 1 फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, ठीक है 2 है, सॉरी PS2 एंड PS1, जिसको हमने पिगमेंट सिस्टम 1 और 2 का नाम भी दिया था। ये कंसिस्ट करता है क्लोरोफिल ए पे और ये कंसिस्ट करता है क्लोरोफिल बी के ऊपर। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से मुराद क्या है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से मुराद साइटोक्रोम B6 जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताए थे, साइटोक्रोम B559, ठीक है। ये साइटोक्रोम है, B6 है, B यानी कि आपके पास 559 है, ये सारे के सारे आपके पास क्या होंगे इसके अंदर साइटोक्रोम। तो देखिए इन साइटोक्रोम को जो ग्रुप की सूरत में दोनों की बात कर ली, सिंगुलर आप अलग अलग ना कहें कि साइटोक्रोम B6 साइटोक्रोम B559, बल्कि आप इनको दोनों को कलेक्टिवली नाम दे सकते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का। इसके बाद चौथी चीज़ है एक ATPase एंजाइम। ये वो एंजाइम है जिनकी मदद से ATP एनर्जी क्या होती है, फॉर्म्ड होती है। अगर ये एंजाइम्स ना हो तो ATP एनर्जी फॉर्म नहीं हो सकती। अच्छा, अब एक छोटा सा अपने माइंड में बात रखिएगा कि जो थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन है और थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन में ये जितने भी पिगमेंट्स हैं ये थ्रू आउट द मेम्ब्रेन नहीं मौजूद होते। थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन को हमने 2 पार्ट्स के अंदर क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट आपके पास कौन सा है, एप्रेस्ड पार्ट या स्टॉक पार्ट। ये एप्रेस्ड या स्टॉक पार्ट किस पार्ट को कहा जा रहा है, ये थैलाक्वाइड का वो पार्ट है जहाँ पर कौन मौजूद है, PS2 मौजूद है, जहाँ पे कौन PS2 मौजूद है, क्योंकि ये लाइट हार्वेस्टिंग पार्ट है। क्योंकि लाइट यहाँ से क्लोरोफिल बी से मतलब PS2 से एंटर होगी और एंटर होने के बाद वहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन लाइट से एनर्जी लेंगे, एक्टिवेट होंगे, फिर वो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करेंगे एक पिगमेंट दूसरे पिगमेंट तीसरे, और फिर वो एंटर हो जाएंगे कहाँ, PS1 में। PS1 कौन सा पार्ट था, क्लोरोफिल ए वाला पार्ट। तो थैलाक्वाइड मेम्ब्रेन के अंदर जो पिगमेंट्स हैं वो थ्रू आउट द मेम्ब्रेन डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। तो एक तरफ तो हमने उसको, मैंने आपको इससे पहले भी बताया था PS1 और 2 के बारे में, ठीक है। तो जो PS2 है जो कि आपके पास क्लोरोफिल बी वाला पार्ट है वो लाइट हार्वेस्टिंग पार्ट है। असल में लाइट वहाँ से आती है, ऐसा मत समझिएगा कि दोनों तरफ से लाइट आती है कि PS1 की तरफ से भी आ रही है और PS2। और अगर देखें PS2 यानी कि क्लोरोफिल बी भी लाइट को एब्जॉर्व कर ले और सपोज करें PS1 यानी कि क्लोरोफिल ए भी लाइट को एब्जॉर्व कर ले, तो फिर इलेक्ट्रॉन तो आपस में अपोजिट मूव करेंगे, बी वाले ए की तरफ मूव करके जाएंगे
और ए वाले बी की तरफ मूव करके जाएंगे, जिसकी वजह से फोटोफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा, एटीपी नहीं बन पाएगी। तो इसलिए एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट है वो बी से शुरू होगी, ए तक जाएगी। तो इसीलिए थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का वो पार्ट जहाँ पर क्लोरोफिल बी मौजूद है, जिसको हम PS2 का नाम दे रहे हैं, वो है लाइट हार्वेस्टिंग पार्ट, और उसको हम एप्रस पार्ट का नाम दे रहे हैं, उसको हम स्टॉक पार्ट्स का नाम दे रहे हैं। और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का वो पार्ट जहाँ पे क्लोरोफिल ए मौजूद है, उसको हम PS1 का नाम दे रहे हैं। वो नॉन स्टॉक पार्ट है, वो नॉन एप्रस पार्ट है, वो नॉन लाइट हार्वेस्टिंग पार्ट है, ठीक है ना। अगर वो भी हार्वेस्टिंग पार्ट होता तो क्लोरोफिल ए के इलेक्ट्रॉन मूव करके बी के पास आ जाते, और बी के इलेक्ट्रॉन मूव करते ए के पास, तो अपोजिट ट्रांसपोर्ट होती, और इस अपोजिट ट्रांसपोर्ट की वजह से फिर वहाँ पे एटीपी की फॉर्मेशन नहीं हो सकती थी। तो लिहाजा लाइट हार्वेस्टिंग पार्ट थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का वो पार्ट है जहाँ पे क्लोरोफिल बी मौजूद है, और उस पार्ट को हम PS2 का नाम दे रहे हैं। वहाँ से एनर्जी लेके, वहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो लाइट की एनर्जी लेते हैं, एक्टिवेट करते हैं और मूव करते हुए जाते हैं, कहाँ, क्लोरोफिल ए तक मूव करते हुए जाते हैं। और फिर ए से आप कहें कि दोबारा बी तक आ जाएं तो इट्स नॉट पॉसिबल। वो ए से दे डज नॉट कम बैक देयर ओरिजिनल पोजीशन फ्रॉम ए टू बी, दोबारा नहीं आते। तभी तो इस प्रोसेस को नॉन साइक्लिक प्रोसेस का नाम दिया जा रहा है। नॉन साइक्लिक प्रोसेस क्यों? क्योंकि साइकिल कंप्लीट ही नहीं हुआ, बी से ए पे गए और ए से दोबारा बी पे नहीं आए, बी से बस ए पे जाके ख़त्म हो गया, और फिर ऐसे में उनकी एनर्जी को एटीपीएज एंजाइम ने लेके कन्वर्जन कर ली, किसकी, एटीपी की कन्वर्जन कर ली। तो क्लियर कर लीजिएगा अपने माइंड में कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर जो आपके पास यूँ कह लें कि ये डिफरेंट यानी कि पिगमेंट्स हैं, या ये जो आपके पास कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये थ्रू आउट द मेम्ब्रेन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के दो पार्ट्स हैं, एक लाइट हार्वेस्टिंग पार्ट जिसको एप्रेस या स्टॉक पार्ट्स का नाम दे रहे हैं, और दूसरा जो है लाइट नॉन हार्वेस्टिंग पार्ट्स है जिसको नॉन स्टॉक पार्ट्स का नाम दे रहे हैं। लाइट हार्वेस्टिंग पार्ट कंसिस्ट करेगा क्लोरोफिल बी PS2 पे, और लाइट नॉन हार्वेस्टिंग पार्ट कंसिस्ट करेगा किसके ऊपर, क्लोरोफिल ए मतलब PS1 के ऊपर कंसिस्ट करेगा। इसके अलावा देखिए नॉन स्टॉक पार्ट्स के ऊपर मैंने कहा कि PS1 मौजूद है और ATPase एंजाइम्स मौजूद हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ तक एनर्जी पहुँचेगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन से जो एनर्जी होगी उसको वो एंजाइम वहाँ पर मौजूद हैं PS1 के पास, वो एंजाइम ATPase एंजाइम फिर उस इलेक्ट्रॉन से आने वाली एनर्जी को कन्वर्ट कर देंगे, किसमें, ATP के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यानी कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस आर फाउंड थ्रू आउट द मेम्ब्रेन, जबकि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्सेस से मुराद इन दो साइटोक्रोम की बात हो रही है, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम B559, या साइटोक्रोम BF भी कह सकते हैं आप इनको चाहें तो, ठीक है। तो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स समझ जाइएगा मैं क्या कह रहा हूँ। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से मुराद इन दोनों को हम कलेक्टिवली नाम देते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का, ठीक है ना। और ये जो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हैं ये थ्रू आउट द मेम्ब्रेन क्या होते हैं, आपके पास बाउंडेड होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाएं पेज नंबर 4 के ऊपर। लाइट रिएक्शन जो है वो आपके पास कंसिस्ट करेगा कितने, 2 स्टेप के ऊपर कंसिस्ट करेगा। उसमें एक तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, और दूसरा फॉस्फोलाइरेशन। फॉस्फोलाइरेशन से मुराद क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ATP, कि ATP की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी। तो अच्छा देखें, अब सबसे पहले मैं यहाँ बताता हूँ आपको कि जो लाइट है वो एंटर होगी, किसके अंदर एंटर होगी, लाइट क्लोरोफिल B के अंदर लाइट एंटर होगी। चलें यहाँ देखते हैं, मैं यहाँ आपको पेज पे समझाता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है जी। देखें ये यहाँ पर, ठीक है, ये पेज नंबर 7 था, पेज नंबर 8 समझने की कोशिश कीजिएगा आप, ठीक है। देखें यहाँ पर, चले मैं कहता हूँ, ये है आपके पास क्लोरोफिल B, याद रखिएगा क्लोरोफिल B कितना, P680 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट को रिसीव करता था, और ये कंसिस्ट करता है किसके ऊपर, PS
PS1, ठीक है। ये है आपके पास क्लोरोफिल बी, ठीक है। अच्छा देखें जी, यहाँ से क्लोरोफिल बी के पास क्या हुआ कि यहाँ पर लाइट आई, लाइट मतलब सनलाइट, लाइट से मुराद कौन सी लाइट की बात हो रही है? सनलाइट की बात हो रही है। यहाँ से ये आपके पास सनलाइट आई और ये जो सनलाइट है ये सनलाइट क्लोरोफिल बी के पास आई। अब इसके पास क्लोरोफिल बी के पास कुछ क्या मौजूद थे? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे। उन इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे तो इलेक्ट्रॉन ने जब लाइट की एनर्जी ली तो लाइट की एनर्जी लेने के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? एक्टिवेट हो गए। फिर एक्टिवेट होने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन जो है अब क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे इस तरीके से। ये मूव करके कहाँ गए? प्राइमरी जो आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो कौन सा है? यानी कि फैलियोफाइटिन। ये जो फैलियोफाइटिन है ये पहला पिगमेंट है, एसेसरी पिगमेंट है किसका? क्लोरोफिल बी का, ठीक है। यानी कि लाइट से ये क्या ट्रांसफ़र हो रहे हैं? देखिए ये लाइट से क्या ट्रांसफ़र हो रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होके जाएंगे किसके पास? प्लास्टो क्यूनेन 1 के पास। प्लास्टो क्यूनेन 1 जिसको शॉर्ट में PQ का नाम भी देते हैं हम। देखें फिर ये इलेक्ट्रॉन आ गए किसके पास? यानी कि प्लास्टो क्यूनेन के पास। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन मूव करके आएंगे कहाँ? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास ये इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएंगे कहाँ पर? ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, मूव करके जाएंगे जनाब प्लास्टो कैनन के पास, जिसको शॉर्ट में आप PC भी कहते हैं। फिर PC के बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है, PC के बाद ये इलेक्ट्रॉन अब मूव करेंगे, मूव करके कहाँ जाएंगे? क्लोरोफिल A में। क्लोरोफिल A जो कि क्या था? P700 नैनोमीटर का। P700 ये था, क्लोरोफिल A में जाएंगे जो कि P700 नैनोमीटर था और उसको हम नाम देते हैं किसका? यानी कि PS1 का नाम देते हैं। देखें ये देखें यहाँ आ गए। अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। देखें यहाँ से अभी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे और मूव करके जाएंगे कहाँ? यानी कि FRS जानते हैं ना, मैंने पहले भी PS1 और PS2 में आपको बताया था कि फर्डॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फिर FRS के बाद ये इलेक्ट्रॉन यानी कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएंगे किसके पास? ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, मूव करके जाएंगे FD के पास। FD क्या है? फेरोडॉक्सिन है, ठीक है। फिर FD के बाद क्या होगा? FD के बाद क्या होगा कि NADP इसकी रिडक्शन होगी और इसकी रिडक्शन होने के बाद ये किसकी फॉर्मेशन कर लेंगे? यहाँ पे क्या बन जाएगा? NADPH2 इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि कहने का मकसद कि लाइट आई, क्लोरोफिल बी ने एब्जॉर्व करी, क्लोरोफिल बी के बाद फिर लाइट से जो एनर्जी थी वो इलेक्ट्रॉन ने ली
और उन इलेक्ट्रॉन ने ये एनर्जी लेने के बाद वो यानी कि लाइट की एनर्जी ली तो वो एक्टिवेट हो गए, वहाँ पर एक एक्साइटिंग स्टेट डेवलप हो गई और फिर ये इलेक्ट्रॉन मूव करके कहाँ, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के क्लोरोफिल बी के बाद जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो किसके पास जाते हैं, फैलियोफाइटिन के पास, इसलिए फैलियोफाइटिन को प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का नाम देते हैं। फिर फैलियोफाइटिन के पास से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए कहाँ, प्लास्टोक्विनेन, जिसको पीक्यू कहते हैं। फिर पीक्यू से देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से मुराद क्या है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से मुराद ये है साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम B559 है। अच्छा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद फिर यहाँ फोटोलाइसिस होता है वाटर का क्या होता है, यहाँ पर फोटोलाइसिस होता है, जैसे कि ये है H2O, ठीक है ना। तो वाटर का जो हाइड्रोजन है वो सेपरेट हो जाता है किससे, ऑक्सीजन से, और फिर ये हाइड्रोजन जो है लास्ट में यानी कि इसके एंड में ये कौन, NADP ले लेता है और लेने के बाद वो किसकी फॉर्मेशन कर लेता है, NADPH2, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, यहाँ एंटर हुई लाइट, यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन थे वो एक्टिवेट हुए तो एक्साइटिंग स्टेट डेवलप हुई, इलेक्ट्रॉन ने मूव करना शुरू किया। इसका PS1 का प्राइमरी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला फैलियोफाइटिन, इसने इलेक्ट्रॉन लिए, ये एक्टिवेट हुआ, फिर यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन PQ के पास ट्रांसफ़र हुए, PQ के बाद साइटोक्रोम के पास गए, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। उसके बाद क्या हुआ, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद यहाँ हुआ फोटोलाइसिस से मुराद ब्रेक डाउन ऑफ वाटर, और वाटर का हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से सेपरेट हुआ और ये हाइड्रोजन जाकर के कंबाइन हो गए NADP के साथ में, देखें ये रहे हाइड्रोजन, और यहाँ पे फॉर्मेशन हुई NADPH2 की। अच्छा, बहरहाल उसके बाद देखें फोटोलाइसिस के बाद फिर ये प्लास्टोक्विनेन के पास यानी PC के पास ये इलेक्ट्रॉन गए, फिर PC से ये इलेक्ट्रॉन गए, अब ये एंटर हो गए, देखें किसके अंदर, क्लोरोफिल A में। क्लोरोफिल A जिसके पास वेवलेंथ कितनी लाइट रिसीव करने की थी, 700, जो कि PS1 था। फिर वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए FRS के पास। FRS मतलब फर्डॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ये जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है किसका, PS1 का, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, किसका, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स है ये PS1 का। फिर देखें FRS फर्डॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस के पास ये इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, FD के पास। FD से किसकी जनरेशन हुई, NADPH2, और ये इलेक्ट्रॉन जाकर के देखें यहाँ पे मैं मेंशन करवाता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन NADP के साथ जाके कंबाइन हो गए और यहाँ किसकी फॉर्मेशन हो गई, NADPH2 की आपके पास क्या हो गई, बेसिकली तौर के ऊपर यहाँ पर फॉर्मेशन हो गई। तो देखिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर क्या हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है। अब इसको रिटन फॉर्म के अंदर मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, आप देखें यहाँ पर, देखें यहाँ पर स्टेप नंबर 1 कि क्लोरोफिल B ऑफ PS2 एब्जॉर्ब सनलाइट एंड बिकम एक्टिवेट, कि जो B था PS2 थैलेकॉइड मेम्ब्रेन पे, उसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, एक्टिवेट हुआ, तो उसके एक्टिवेट होने से वहाँ से क्या रिलीज़ हुए, इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हुए, और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट डेवलप हो गए, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई, उन्होंने जंपिंग स्टार्ट कर दी उस PS2 के रीजन के अंदर। फिर ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, और वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा है यहाँ पर, फैलियोफाइटिन के पास गए। फिर फैलियोफाइटिन से ये इलेक्ट्रॉन मूव करके आए कहाँ, PQ के पास, जैसे कि अभी मैंने आपको उसके अंदर चार्ट में बताया। PQ क्या है, प्लास्टोक्विनेन, ये एक ऐसा पिगमेंट है जो कि आपके पास एसोसिएट है फेरिक्स आयन के साथ में, ये प्रोटीन के बने हुए और प्रोटीन के साथ साथ PQ के साथ फेरिक्स आयन भी क्या होता है, एसोसिएट होते हैं। तो लाइट एंटर हुई क्लोरोफिल B में जो कि PS2 का पार्ट था, वहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन थे,
वो इलेक्ट्रॉन ने लाइट की एनर्जी ली, एक्टिवेट हुए, एक्टिवेट हो गए तो उस स्टेट को हमने एक्साइटेड स्टेट का नाम दिया और फिर उसने वो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल बी ने ट्रांसफ़र करवाए फैलियोफाइटिन को। फैलियोफाइटिन से कहाँ, PQ के पास आए, PQ से कहाँ गए, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से मुराद क्या है फिर मैं बताता चलूँ, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम B559, इन दोनों को कलेक्टिवली साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचे और फिर साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद फिर ये अब इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अच्छा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद क्या होगा कि फोटोलाइसिस होगा, वाटर स्प्लिट होगा, ब्रेकडाउन होगा वाटर का, और वाटर का ब्रेकडाउन होने के बाद जो हाइड्रोजन है वाटर के वो सेपरेट हो जाएंगे किससे, ऑक्सीजन से, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाया भी था। अगर आप देखें दोबारा से, ये देखें, ये यहाँ पर क्या हुआ था, इसका वाटर का फोटोलाइसिस हुआ था, वाटर का फोटोलाइसिस हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या हो गया, सेपरेट हो गया। और अभी जो हमने पढ़ा, देखिए ये लाइट एंटर हुई, यहाँ इलेक्ट्रॉन थे जो कि आपके पास इनएक्टिव थे, लाइट की एनर्जी लेके एक्साइटेड हो गए, एनर्जी होगा आ गई उनके पास, फिर उन्होंने मूव करा फैलियोफाइटिन जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसके पास क्लोरोफिल बी ने ट्रांसफ़र किए। फिर फैलियोफाइटिन से कहाँ आए, प्लास्टोक्यूनिन PQ के पास, PQ के बाद कहाँ, साइटोक्रोम के पास पहुँचे। साइटोक्रोम के बाद क्या हुआ, फोटोलाइसिस, वाटर का जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से क्या हो गया, बिल्कुल से सेपरेट हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद साइटोक्रोम के बाद देखें जी, साइटोक्रोम के बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, कहाँ जाएंगे, प्लास्टोक्यूनिन के पास। प्लास्टोक्यूनिन जिसको हम PC का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लास्टोक्यूनिन जो है वो प्रेजेंट इन द ल्यूमन। ल्यूमन मैंने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट का, जब मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो वहाँ मैंने बताया था कि फ्लूइड फिल कैविटीज कॉल्ड ल्यूमन एंड दे आर सेपरेट फ्रॉम द स्ट्रोमा, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड फिल होता है, फ्लूइड मौजूद होता है, उस फ्लूइड के अराउंड थैलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है, और थैलाकॉइड मेम्ब्रेन की वजह से ये फ्लूइड जो है स्ट्रोमा से बिल्कुल क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। तो बहरहाल प्लास यानी कि PC तक पहुँचे, और PC जो है यानी कि प्लास्टोक्यूनिन इज रिड्यूस, इट इज़ प्रेजेंट इन द ल्यूमन, ये ल्यूमन के अंदर प्रेजेंट होगा। फिर ये जो प्लास्टोक्यूनिन ये प्रोटीन का बना हुआ पिगमेंट है, लेकिन इसके साथ प्रोटीन के साथ साथ एसोसिएट होते हैं कौन, कॉपर, आपके पास आइंस, कॉपर भी इसके साथ क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। जैसे कि आपने अभी कुछ देर पहले देखा, मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके पास यूँ कह लीजिए कि डिफरेंट पिगमेंट्स थे, किसी के साथ आप देख रहे हैं फेरिक्स आयन एसोसिएट हैं, और किसी के साथ में आपने देखा यहाँ पर यूँ कह लीजिए कि किसी के साथ में यानी कि फेरिक्स आयन एसोसिएट हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से PQ के साथ फेरिक्स आयन एसोसिएटेड थे। अब उसके बाद फिर क्या हो रहा है आगे जा कर के कि अब कॉपर के बाद फ्रॉम PC यानी कि PC तक इलेक्ट्रॉन पहुंचे थे, PC से इलेक्ट्रॉन एंटर होंगे अब क्लोरोफिल A के अंदर, क्लोरोफिल A में एंटर होगा। देखें यहाँ पे दोबारा से देखते हैं एक दफ़ा फिर, ये इस पेज के ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा। देखें यहाँ पर लाइट आई थी, इनएक्टिव फॉर्म में इलेक्ट्रॉन थे, एक्टिव हो गए, मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन गए फैलियोफाइटिन तक, फैलियोफाइटिन से PQ तक, PQ से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, फोटोलाइसिस के बाद PC तक, PC के बाद अब देखें ये इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं किसमें, क्लोरोफिल A के अंदर एंटर हो रहे हैं, ठीक है। अब देखें यहाँ पर कि फ्रॉम PC इलेक्ट्रॉन एंटर इन द क्लोरोफिल A, और क्लोरोफिल A किसका पार्ट है, PS1 का पार्ट है। फ्रॉम क्लोरोफिल A इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द फरडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, ये जो FRS जिसको शॉर्ट में कहते हैं, फरडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस या FRS इज अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ क्लोरोफिल A यानी कि PS1, ठीक है। PS1 क्लोरोफिल A का जो एसेसरी पहला पिगमेंट है जो सबसे पहले यानी कि क्लोरोफिल A में इलेक्ट्रॉन को आने के बाद रिसीव करता है वो FRS से, तभी इसको हम कहते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। फिर FRS के बाद ये इलेक्ट्रॉन मूव करके पहुंचेंगे किसके पास, फरडॉक्सिन के पास, FD के पास, और FD क्या है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि पिगमेंट्स प्रोटीन के बने, प्रोटीन के साथ साथ आयरन भी मौजूद है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या होगा आगे जा कर के देखें। अब देखें यहाँ पे कि FD से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए,
और ट्रांसफ़र होने के बाद NADP के साथ, ठीक है ना, ट्रांसफ़र टू NADP। अब ये इलेक्ट्रॉन NADP के साथ पास आ गए। फिर NADP के बाद ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन जो है कंबाइन हो गए। कंबाइन हुए तो ऐसे में किसकी फॉर्मेशन हुई, NADPH2 की, एट द साइड ऑफ स्ट्रोमा। ये कहाँ होगा, स्ट्रोमा के साइट के ऊपर होगा, जो स्ट्रोमा के साइट पे मेम्ब्रेन है, ठीक है। हुआ तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही है ये सारा का सारा प्रोसेस। तो अब यहाँ देखते हैं थोड़ा सा फिर से अगेन दिस डायग्राम ऑब्जर्व कीजिएगा, हॉट से समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, इज़ अ वेरी सिंपल। चले मैं दोबारा बताता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, लाइट आई, यहाँ पे कुछ क्या मौजूद थे, इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। लाइट से एनर्जी ली, एनर्जी लेने के बाद एक्टिवेट हो गए, उनको हम एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन का नाम दे रहे हैं, एक्साइटिंग स्टेट का नाम दे रहे हैं। फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुए क्लोरोफिल बी के पहले पिगमेंट पैलियोफाइटिन के पास, जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। फिर वहाँ से ट्रांसफ़र हुए PQ के पास, PQ के बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, जो कि B6 और B559 है, वहाँ पे पहुँची इलेक्ट्रॉन देखें। फिर उसके बाद फोटोलाइसिस हुआ, फोटोलाइसिस के बाद ये इलेक्ट्रॉन पहुँचे कहाँ, आपके पास PC के पास। PC के बाद ये इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं क्लोरोफिल A में, जो कि PS1 का पार्ट है, ये भी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे। फिर क्लोरोफिल A का जो पहला पिगमेंट है एक्सेसरी, वो कौन सा है, FRS है। ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है किसका, PS1 का, ठीक है। FRS के पास ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं FRS के बाद। फिर FRS के बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ FD के पास। फिर FD के बाद यहाँ पे NADP मौजूद थी, NADP के साथ ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुए और इन्होंने किसकी फॉर्मेशन कर ली, NADPH2 की फॉर्मेशन कर ली। NADPH2 की फॉर्मेशन के बाद अब ये तो इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट थी, आपने देखा यहाँ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, अपने माइंड में बिठा लीजिए। क्योंकि देखें इस ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए PS1 और PS2 का याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप PS1 PS2 को याद कर लेंगे तो आसानी के साथ इन इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट को आप क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें, ये है photophosphorylatation, formation of ATP, non-cyclic process during the electron transport when electron move through chain। देखें चेन की सूरत में मूव कर रहे थे ना, एक पिगमेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ये जो मूवमेंट हो रही थी फ्रॉम पिगमेंट टू पिगमेंट, ये सारा का सारा क्या था, एंटीना कॉम्प्लेक्स का पार्ट था, जो कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में मौजूद था। इसको हमने PS1 और PS2 में डिवाइड कर दिया था। इट्स एनर्जी इज यूज बाय थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, और इसकी एनर्जी कौन ले रहा था, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करते जा रहे थे इनकी एनर्जी कौन लेता जा रहा था, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन इनकी एनर्जी को क्या करता था, लेता जाता था। फिर उस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के पास ATPase एंजाइम्स थे। उन ATPase एंजाइम्स ने क्या काम करा, इस एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया, किसमें, ATP के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और याद रखिएगा कि ये इलेक्ट्रॉन की जो ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हुई थी क्लोरोफिल B से A के पास, दे डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन B के ऊपर नहीं आएंगे। ये एक नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, तभी तो मैंने कहा था कि लाइट हार्वेस्टिंग पार्ट क्लोरोफिल B है, जो कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के पास मौजूद है। और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे मौजूद पिगमेंट के पास मूव करते थे, तो इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कौन लेता रहता था, इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन लेती रहती थी। अब थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के पास ही ATPase एंजाइम्स थे। फाइनल लास्ट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट ख़त्म हो गई, तो फिर उस एनर्जी को थैलाकॉइड मेम्ब्रेन ने ATPase एंजाइम की मदद से कन्वर्ट कर दिया, किसके अंदर, ATP एनर्जी के अंदर, ठीक है। अच्छा, बहरहाल आगे देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन बट टेक पार्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ NADP2 NADPH2। आपको याद है मैंने अभी बताया कि ये इलेक्ट्रॉन फाइनली फिर किसके साथ जाके कंबाइन हो गए थे, ये देखें यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रॉन NADP के साथ कंबाइन हुआ और किसकी फॉर्मेशन की, NADPH2 की इन्होंने फॉर्मेशन कर ली। इन दिस वे साइकिल इज नॉट कंप्लीटेड, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इसीलिए हम इस प्रोसेस को किसका नाम दे रहे हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का नाम दे रहे हैं, ठीक है। ये एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का पार्ट है। देखें यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देखें, NADP, ये इलेक्ट्रॉन थे, ये इलेक्ट्रॉन जाके इसके साथ कंबाइन हुए और NADPH2 की क्या हो गई, फॉर्मेशन हो गई।
ATP produced in light reaction provide chemical energy for the synthesis of glucose during dark reaction। देखिए लाइट रिएक्शन के अंदर प्लांट ने क्या करा, लाइट से एनर्जी ली और लाइट से एनर्जी लेने के बाद केमिकल एनर्जी ATP बना ली। अब ये ATP और NADPH2 ये दोनों जो हैं स्ट्रोमा के अंदर जा कर के डार्क रिएक्शन में अपने रोल को प्ले करेंगे और फिर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करेंगे जिसके अंदर रोल होगा स्ट्रोमा के एंजाइम्स का भी। फाइनली इन लाइट रिएक्शन देयर आर 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स आर प्रोसीड। नंबर 1 3 स्टेप हुए यहाँ पे लाइट रिएक्शन में। नंबर 1 फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, नंबर 2 रिडक्शन ऑफ NADP2 NADPH2 और फाइनली फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय फोटोफॉस्फोलाइरेशन। यानी कि लाइट की प्रेजेंस के अंदर ATPase एंजाइम ने ATP की कन्वर्जन कर ली और ये ATPase एंजाइम्स किसके पास मौजूद थे, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये ATPase एंजाइम्स मौजूद थे थैलेक्वाइड मेम्ब्रेन के पास। ATP एंड NADPH2 are used in dark reaction for the formation of glucose. The dark reaction occur in the stroma of chloroplast. तो ये तो लाइट रिएक्शन था फोटोसिंथेसिस का। इज़ अ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। आप अपने माइंड में बिठा लें कि इसमें हो क्या रहा है। इसमें रिडक्शन हो रही है, मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो PS1, मैंने कहा था कि PS1 जो है वो क्या काम करता है, PS1 कंसर्न, ठीक है ना, वो कंसर्न था या कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ NADP इनटू NADPH2। तो जब फाइनली ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए कहाँ पहुँचे थे, PS1 के अंदर पहुँचे थे। PS1 से मुराद क्लोरोफिल A के पास। तो वहाँ पे आपने देखा ना कि PS1 के पास आने के बाद FRS के पास गए, FD के पास गए, फिर FD के बाद ये इलेक्ट्रॉन NADP के साथ कंबाइन हुआ और NADPH2 की फॉर्मेशन की। तो PS1 किस प्रोसेस को कंट्रोल करता है, NADP को कन्वर्ट करता है, NADPH2 के अंदर कन्वर्ट करता है। तो बहुत सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट हो रही है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं और बहुत ही सिंपल तरीके के साथ देखें इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे मूवमेंट कर रहे थे, क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको 2-3 चीज़ें यानी कि बताई, जैसे कि ये देखें फिर थोड़ा सा यहाँ पे वेरी सिंपल प्रोसेस, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपने PS1 PS2 को याद रखना है। PS1 और PS1 जो है वो कंट्रोल कर रहा था किसको, आपके पास, यानी कि रिडक्शन ऑफ NADP इंटू NADPH2, और PS2 क्या कर रहा था, PS2 यानी कि कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट विद द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वेरी सिंपल प्रोसेस कि लाइट आ रही है, लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन थे एक्टिवेट हो गए, इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हुए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फैलियोफाइटिन तक गए, फैलियोफाइटिन से प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, उसके बाद फोटोलाइसिस, फिर PC तक पहुँचे, PC से एंटर हुए PS1 के अंदर, क्लोरोफिल A, उसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर FRS से FD तक, FD के बाद इलेक्ट्रॉन NADP के साथ मिले और NADPH2 की फॉर्मेशन की। तो ये क्लोरोफिल A का पार्ट था FD, जिसके पास से इलेक्ट्रॉन NADP के साथ गए और NADPH2 बनाया। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि क्लोरोफिल A जो है वो कंट्रोल करता है NADPH को NADPH2 NADPH2, यानी कि ये कंट्रोल करेगा किस प्रोसेस को, यानी आपके पास मैंने अभी बताया ना कि कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग। देख लें, ये PS1 का पार्ट था FD, इसके पास से इलेक्ट्रॉन NADP के पास गए थे और रिड्यूस हुए थे, और रिड्यूस होने के बाद NADP ने इनको एक्सेप्ट किया और NADPH2 के साथ कंबाइन हो गए। ठीक है, तो वेरी सिंपल प्रोसेस, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने छोटी सी कोशिश की ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन तो ऑनलाइन लेक्चर होता है, जो रियलिटी में बात होती है वो नहीं हो पाती, जिसमें आपके बहुत से क्वेश्चंस होते हैं जो आपके माइंड में इतना डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, यानी कि रियल क्लास के अंदर हम उनका आंसर दे देते हैं, आप किसी पॉइंट पे रुकते हैं तो वो बता दिया जाता है। यहाँ मैं आपको तो सुन नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ आप ही मुझे सुन पा रहे हैं और मैं अपनी सी छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ इस चैप्टर को या इस टॉपिक को समझाने की। तो आप कंसर्न कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, गौर से अच्छे से इसको समझिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि समझ आ जाएगा। खैर, एक छोटी सी कोशिश ऑनलाइन कर रहा हूँ जो कि एक्चुअल क्लास की तरह तो नहीं हो सकती, फिर भी उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा। ठीक है, ये लेक्चर नंबर आपके पास 6 था। इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे डार्क रिएक्शन लेक्चर नंबर 7 में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।